हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 7वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 11 जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उससे है और हमारे अतीत उससे है। और आपकी ये वर्कशीट 2 तारीख के लिए है। तो चलिए चलते हैं, अब हम वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपका जो हमारे अतीत किताब है दिल्ली के सुल्तान, एक चैप्टर है, उससे लिया गया है। और बहुत ही आपको ये वर्कशीट करके इसमें जो टॉपिक दिए हैं पढ़ के लगेगा कि आपने दिल्ली के सुल्तान के जो चैप्टर है उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो सबसे पहले लिखा है कि उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल व उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्र कीजिए। तो बच्चों, आपको जो किताब मिली होगी उस किताब में आप देखेंगे कि ये कुब्बतुल इस्लाम, बेगमपुरी का मस्जिद, मोठ मस्जिद और जमाली कमाली मस्जिद, ये 4 मस्जिद हैं किताब में मिलेंगी। और इनके बारे में किताब के जो किनारे है ब्रैकेट वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अब जैसे कि आप अपनी जब किताब खोलेंगे, किताब में देखेंगे कि आपकी बुक ऐसे है, तो ये यहाँ पे आपको देखिए ये एक चित्र मिलेगा और यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा गया है। ये आपकी कौन सी मस्जिद है, देखिए पढ़िए इसको। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में शहर को दिल्ली एक कोहना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई है। तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है उसके बारे में कब बनी है और कहाँ पे स्थिति है, आपके जो किताब में चैप्टर होगा तो आप देखते होंगे यहाँ पे एक चित्र होता है और उसके किनारे लिखा होता है। तो ऐसे ही बच्चों आपको अपनी किताब से देखना है और वहाँ से चित्र लेकर के अपने ये जो इनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। ऐसे ही बेगमपुरी का जो मस्जिद है, तो जो बेगमपुरी का मस्जिद है वो ये है कि यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में बनाई गई है और दिल्ली में है। इसके अलावा मोठ मस्जिद और जमाली मस्जिद, ये भी आप अपनी किताब से पढ़ के वहाँ पे चित्र के बगल में उसके बारे में जानकारी दी गई है तो आप एकत्रित कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। दिल्ली के आरंभिक तुगलक विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, जो कि दिल्ली का जैसे हम देखते हैं आज के ज़माने में हमारे देश में एक मतलब जैसे पहले राजा हुआ करते थे, अब प्रधानमंत्री हैं। तो हर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें एक केंद्र सरकार है, राज्यों की अलग सरकार है, तो सबके अपने अपने मंत्री हैं। ऐसे ही जो उस समय सल्तनत काल था तो वहाँ पे जो राजा दिल्ली में बैठता था लेकिन छोटे छोटे सूबेदार नियुक्त करता था, विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अब देखिए, इन गुलामों को सूबेदारों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा। तो अब आपसे पूछ सकता है बंदगा किसे कहा जाता है ये एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि गुलाम जिन्हें सूबेदार नियुक्त किया जाता था फारसी में उन्हें बंदगा कहा जाता था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही साथ अनेक आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अब कह रहे हैं कि जो खिलजी वंश और तुगलक वंश है तो इसके शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, यानी अपने राज्य में चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे मोहम्मद तुगलक हो, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने सूबेदार बनाए और उनको बंदगा कहते थे। तो इनके राज्य का संचालन सूबेदार करते थे, जो जमींदारी या जागीरदारी उनको दे दी जाती थी। ऐसे लोगों को सेनापति या सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। अब क्या है, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। चूँकि ये जो होते थे ये अपने मालिक यानी जो राजा होता था उसके प्रति वफादार होते थे, मगर उनके उत्तराधिकार के प्रति नहीं। लेकिन ये उत्तराधिकारी नहीं होते थे, यानी जैसे राजा मर गया तो राजा का बेटा ही उत्तराधिकारी होगा, कोई सूबेदार या संरक्षक नहीं होता था। नए सुल्तान को अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठने की प्रायः एक नए पुराने सरदारों की टकराहट शुरू हो जाती थी। अब कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई पुराना
सुल्तान है, उसने कुछ अपने गुलाम पाल रखे हैं जिनको सूबेदार बना रखा है। लेकिन जब उसका बेटा आएगा या कोई दूसरा राजा बनेगा तो वो अपने गुलाम या अपने जो विश्वस्त गुलाम होते थे उनको पालता था, उनको सूबेदार बनाता था। तो जो पहले वाले होते थे वो चिढ़ जाते थे और नए वाले के जो गुलाम होते थे पुराने वाले को बीच में टकराहट शुरू हो जाती थी। अगला है, सुल्तानों की तरह खलजी तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुफ्ती कहा गया। अब देखिए, जो तुगलक और खिलजी होते थे ये सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के जो सूबा या मतलब क्षेत्र होता था वहाँ का सूबेदार बनाते थे। उस सूबा को इक्ता बोलते थे और वहाँ का जो मालिक सूबेदार होता था उससे इक्तेदार बोलते थे या मुफ्ती बोलते थे। तो इक्ता प्रणाली को आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भारत एक उस समय देश हुआ करता था, दिल्ली का राजा का इतना बड़ा शासन है तो यहाँ का एक सूबेदार, यहाँ का सूबेदार, यहाँ का, मतलब छोटे छोटे के सूबेदार बना देते थे। वो सेनानायक भी होते थे, युद्ध में उनका वो सहयोग लेते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों में नेतृत्व करना और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अब देखिए, मान लीजिए दिल्ली का यहाँ शासक है, यहाँ कोई सूबेदार या मुफ्ती बैठा है तो इसका काम है कि जब सेना का वो हो, लड़ाई हो तो सेना में सेनापति करना, और यहाँ का जो शासन, इस मान लीजिए जो इसका सूबा है, यहाँ की शासन और न्याय व्यवस्था प्रणाली को सुचारू रूप से संचालन होता था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों के राजस्व की वसूली करता था। मुफ्ती क्या करता था, उसे पैसा कहाँ से आएगा, तो उसका जो एरिया होता था, मान लीजिए कोई एक एरिया है तो यहाँ पे राजस्व यानी कर वसूलता था और उसी कर से अपनी सेना के और प्रशासन को वे पैसे वेतन देता था। राजस्व के रूप में मिली रकम को भी अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। अब हो गया, मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए मिले। अब ये भी डर था कि मान लो किसी को सूबा दे दिया गया, वहाँ का अपने आप को राजा घोषित कर दे, तो राजा लोग क्या करते थे, उन्हें कुछ समय के लिए इक्ता या सूबेदार बनाते थे ताकि वो उन काबू में रहें और जैसे ही वो विरोध करें या लगे कि राजा के खिलाफ जा रहे हैं उनको वहाँ से अपदस्थ करके हटा दिया जाए, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया गया। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि नौकरी के जो नियम थे उनको कठोर कर दिया गया। इस प्रकार से उनके जो नौकर होते थे, जो उनके कर्मचारी होते थे, वो सही तरीके से उनके नियंत्रण में रहे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भू राजस्व, जैसे भूमि पर जो कृषि करते थे तो उससे कर लेते थे, इसको उसने अपने अंदर कर लिया और नई प्रणाली शुरू की। स्थानीय सामंतों से कर लेने का अधिकार छीन लिया। अब मान लो कि ये पूरा मान लीजिए भारत देश था, तो जहाँ भी वो राज्य कर रहा है, ये मान लीजिए, तो मान लीजिए इतने दूर तक अलाउद्दीन खिलजी का राज्य है, तो यहाँ पे कई सारे सूबेदार हैं, तो सब अपने अपने जगह अलग अलग कर लगाते थे। लेकिन जब अलाउद्दीन आया तो उसने सबसे कर के अधिकार, भूमि कर के अधिकार छीन लिए और एक कर वो वहाँ से लगाता था, उसी आधार पे सबको कर वसूली करना होता था। स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया और इसने कहा कि भैया हम कर लगाएंगे, हम, आप लोग कर लेके हमें दोगे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, अब 3 तरह के होते थे। कृषि पर, उसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज पर लगता था, 50% होता था, मवेशियों पर और घरों पर। तो उसने 3 कर लगाए। एक तो कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता है, कृषि कर को क्या बोलते थे, खराज। कृषि कर को क्या बोलते थे, खराज। दूसरा कर किस पे होता था, मवेशी। मवेशी मतलब जानवरों पर। अब देखिए, उस समय जानवरों पर भी कर होता था और घर पर, जैसे आज भी हम हाउस टैक्स देते हैं, ऐसे घरों पर कर होता था। इस तरह के कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए। अब बच्चों, अब आपने समझ लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है। देखिए, यदि आप सल्तनत काल के इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो सल्तनत काल के इक्तादार क्या करते थे। इक्तादार यानी मुफ्ती सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में कर राजस्व ग्रहण करते थे। तो आप लिखेंगे, यदि मैं सल्तनत काल का इक्तादार या मुफ्ती होता तो मैं अपने सैनिक अभियानों का नेतृत्व करता, इक्तों की कानून व्यवस्था बनाए रखता और सैनिकों के वेतन के लिए राजस्व की वसूली करता। ये आपके उत्तर हो गए। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कर प्रणाली की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अलाउद्दीन के शासन में कर प्रणाली
यानी जो भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। उस समय 3 तरह के कर होते थे। आप ये पूरा लिख सकते हैं या इसमें से जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका बच्चों आज का पूरा वर्कशीट रही। आशा है आपको वर्कशीट बहुत पसंद आई होगी। आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।